स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल प्रोफेसर की क्लास पे। साथियों आज एक और इंडियन थिंकर का एक इम्पोर्टेंट थिंकर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के लाला लाजपत राय, है ना। इनको आज हम करेंगे। बहुत रेडिकल राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और बहुत महत्व रखते हैं। प्रारंभिक विचारकों में से ही ये रेडिकल सोच वाले हैं, जिन्होंने अनुनयन, विनय, पत्र मिलना, निवेदन करना, इन सब तरीकों से अलग हटकर स्वराज का स्वप्न देखा और उसको साकार करने का प्रयास किया। तो बहुत महत्व रखते हैं लाल बाल पाल, है ना। ये जो थे ये रेडिकल सोच से जुड़े हुए विचारक थे, जो स्वराज की प्राप्ति के लिए उदारवादियों से अलग सोच रखते थे। तो इनको आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं हर बार आपसे कहता हूं कि अगर आप नेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप बीए कर रहे हैं या एमए, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलता है? लेक्चर मिलते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलते हैं, MCQ मिलते हैं, PYQ मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, ठीक है ना। आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई वो नहीं करना है, बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और आपको अगर कोई PhD से रिलेटेड, PhD से, नेट से, JRF से, इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे 7838280505 पे क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। और आपको मिलेगी ऐसे रिसर्च स्कॉलर की गाइडेंस जो छत्रपति साहू जी महाराज, है ना, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से PhD स्कॉलर है, CSJMU यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और 3 टाइम नेट क्वालिफाई है, ठीक है ना, नेट क्वालिफाई और JRF, है ना। JRF तो मैंने 3 बार नहीं किया है और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी JRF में एक बार ले लेते हो, ठीक है। दोबारा JRF के लिए कभी ट्राई नहीं किया, ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन नेट में बार बार देता रहता हूँ एग्ज़ाम, तो 3 टाइम नेट क्वालिफाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलेगी एक स्टूडेंट्स की जिसने 3 टाइम नेट किया है और वो आपका PhD कर रहा है। तो PhD में भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय, इनका टाइम देखेंगे आप 1865 से लेकर 1928 तक का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बनते हुए भी देखा है, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो भी देखा है इन्होंने, और गांधी जी का जब आगमन हुआ तो वो टाइम, तो काफ़ी एक लंबा दौर और एक अच्छा अनुभव इनके पास रहा है उस समय का। और ये एक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। क्या है? एक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, समाज सुधारक भी हैं और एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, और राष्ट्रवादी भी कह दो तो कोई गलत नहीं है, राष्ट्रवादी नेता है, ठीक है ना। ये भी इसके अंदर आप नोट कर लो, राष्ट्रवादी नेता भी, राष्ट्रवादी कह सकते हो आप इनको, ठीक है ना। नेता तो नहीं कहना, राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, देशभक्त कह सकते हो आप इनको, ठीक है ना। देशभक्त है, महान देशभक्त हैं। जब इनके ऊपर अंग्रेजों 1928 में जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया था, ठीक है ना, लाठी चार्ज किया था, तो जो अंग्रेजों की लाठी होती थी ना, उसके नीचे यहाँ पे लोहे का वो हुआ करता था, लोहे का एक यहाँ पे धातु लगाते थे वो लाठी के नीचे। और जब उन्होंने उसके लाला जी के सर पे जब वार किया तो बहुत गंभीर चोट लगी उनको,
और लाला जी अंतिम समय में यही कह रहे थे कि मेरे सर पे लगी एक एक चोट ब्रिटिश हुकूमत के की कब ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा था कि मेरे सर पर लगी हर एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत में कील का काम करेगी। मतलब जैसे ताबूत में एक एक कील लगाते जाते हैं ना, वैसे ही एक एक जैसे आप लाठी मार रहे हो वैसे ही आपके ताबूत में एक एक कील लगेगी। तो इन्होंने ये ऐसे देशभक्त थे कि जो और उसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी उस लाठी के लगने से, ठीक है। अब आर्य समाज की स्थापना तो इन्होंने की थी आपका दयानंद जी ने, लेकिन आर्य समाज से लाला लाजपत राय का भी एक घनिष्ठ संबंध है, ठीक है ना। उन्होंने आर्य समाज को आगे बढ़ाया था और जो मूल मंत्र था ना स्वराज का मूल मंत्र, वो तो इन्होंने दिया था दयानंद सरस्वती ने, और इसको व्यवहारिक साध्य बनाया, मतलब टारगेट बनाया, है ना। क्या बनाया? स्वराज को टारगेट बनाया। और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ स्वराज को जोड़ने का श्रेय भी किसको जाता है? लाला लाजपत राय को जाता है, ठीक है ना। लाला लाजपत राय ने देश की प्राचीन गौरव की चेतना को प्रज्वलित किया, जो हमारी प्राचीन गौरव की चेतना थी, ठीक है ना। चाहे वो आपका जो हम चाहे वो धार्मिक रूप से हो चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, है ना, तो उसको लाला लाजपत राय ने प्रज्वलित किया और देश को अधिक आधुनिकता की ओर प्रेरित करने में अपनी भूमिका निभाई। और मतलब प्राचीन गौरव को तो इन्होंने मतलब प्रज्वलित किया, मतलब तैयार किया भारतीयों को कि हमारी भी जो परंपराएं हैं, हमारा भी जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने, चाहे वो भाई कोई धार्मिक रूप से चाहे वो सांस्कृतिक तौर पे हो, और प्रेरित किया और आधुनिकता की ओर प्रेरित किया कि क्योंकि हमारा जो समाज था वो परंपराओं से, रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ था। तो जरूरत थी कि भाई आधुनिकता भी आए हमारे समाज के अंतर्गत, क्योंकि अगर आधुनिकता नहीं आएगी तो ऐसी स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं है कि भाई अंग्रेज से छूट के फिर एक विशिष्ट वर्ग के हाथ में चली जाएगी सत्ता। तो आधुनिकता भी जरूरत थी कि हम रीति रिवाजों परंपराओं से निकलकर आधुनिकता की ओर बढ़ें। तो इसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी कुछ रचनाएं हैं, कृतियां हैं। यंग इंडिया, ठीक है ना, तो ये हिंदी में इसको तरुण भारत कहते हैं, 1917 में निकाला इन्होंने। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, एक ये भारत का राजनीतिक भविष्य 1919 में, और नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना, तो एजुकेशन पे भी बहुत महत्व देते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा 1920, तो ये इनकी कुछ 17, 19, 20 बिल्कुल आसपास की किताबें हैं। अब लाला जी के हम राष्ट्रवादी विचार पढ़ेंगे क्योंकि इनके राष्ट्रवादी विचार इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब लाला लाजपत राय राष्ट्रवादी थे, बिल्कुल सही बात है ये। लाला जी के अनुसार स्वराज क्या है? राष्ट्र की आत्मा है। स्वराज क्या है? राष्ट्र की आत्मा है। मतलब मतलब हमारा राज्य, ठीक है ना, हमारा राज अपना राज्य जो किसी के दबाव में ना हो, किसी के द्वारा निर्देशित ना हो, ठीक है, हम अपनी इच्छा से अपने ऊपर शासन कर सकें। अब स्वराज छिन जाने से कोई भी राष्ट्र मूक पशुओं का झुंड रह जाता है, उन्हें इधर उधर हाँक दो, जिधर हाँक दो उधर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो एक ये कोटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है लाला लाजपत राय के संदर्भ में, ठीक है ना। तो लाला, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मूक क्या बोलते हैं, स्वराज छिन जाने पर कोई राष्ट्र मूक पशुओं का झुंड रह जाता है, जिन्हें जिधर हाँक दो उधर चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाई स्वराज में तो हमारा अपना शासन होगा, हम अपनी इच्छा से, अपने विवेक से, अपनी समझदारी से, अपनी अंतरात्मा के कहने पे हम शासन करते हैं। लेकिन जब शासन नहीं रहता है ना, तो आप एक पशुओं के तरह हो जाते हैं। अब पशु अपनी इच्छा से नहीं चलता है, अपनी अंतरात्मा के वास्ते नहीं चलता है, अपनी सोच से, अपने विवेक से नहीं चलता है। उसको तो बस एक पीछे से गरड़िया जो होता है वो जिधर हाँक देगा वो उधर चले जाएंगे। तो स्वराज भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि अगर स्वराज आपके पास नहीं है तो आप एक पशुओं के झुंड के समान हो, जिसकी अपनी अंतरात्मा की कोई आवाज़ नहीं है, अपनी कोई समझ नहीं है, अपना कोई विवेक नहीं है, ठीक है ना, अपना कोई सम्मान भी नहीं है। कहने के लिए मैं ये वर्ड भी जोड़ूंगा इसके अंदर कि उसका कोई अपना सम्मान भी नहीं है, गौरव भी नहीं है। कोई राष्ट्र गया बीता नहीं होता है, मतलब अब ये कहते हैं, लाला लाजपत राय कहते हैं कि कोई राष्ट्र गया बीता नहीं होता है, उस पर किसी दूसरे राष्ट्र के अधिपत्य को उचित ठहराया जा सके, ठीक है ना। मतलब कोई राष्ट्र इतना भी गया गुजरा नहीं होता है कि उसके ऊपर किसी दूसरे राष्ट्र को का औचित्य
उचित ठहराया जा सके, चाहे दूसरा राष्ट्र कितना ही उन्नत क्यों ना हो। अब भाई आप इस आधार पे कि भाई ब्रिटिश बहुत उन्नत देश है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो इस आधार पे किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर उसका शासन सही नहीं ठहराया जा सकता। उस समय क्या कहा जाता था कि ब्रिटिश जो है वो सभ्य हैं, ठीक है ना, वो वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी और शिक्षित रूप से वो हमसे सभ्य हैं, इसलिए ब्रिटिश जो हमारे ऊपर शासन करेगा वो हमारे हित कर में होगा। तो इस बात का इन्होंने खंडन किया है कि भाई वो शक्तिशाली हैं चाहे उन्नत हों, इस आधार पर भारत पे उनका शासन उचित नहीं है, ठीक है ना। कोई भी राष्ट्र इतना गया गुजरा नहीं होता है कि दूसरे राष्ट्र के अधिपत्य को उचित ठहराया जा सके, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वराज प्राप्त करके ही भारत अपने प्राचीन गौरव का पुनरुत्थान कर सकता है। मतलब अगर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने प्राचीन जो हमारा गौरव जो है, जो धूमिल हो गया है, उसका पुनरुत्थान कर पाएंगे। भारत को एक सुदृढ़ और स्वाधीन राजनीतिक जीवन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, ठीक है ना। तो भारत को क्या है, एक सुदृढ़ स्वाधीन राजनीतिक जीवन प्राप्त करने का अधिकार है, अर्थात उसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण ना हो, है ना। शासितों की सहमति से ही सरकार का एकमात्र तर्क संगत और वैध आधार है। मतलब भाई जो जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है उनकी सहमति से ही सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना, वही वैध आधार है, अर्थात लोकतंत्र, कि भाई जनता की सहमति से ही उनके ऊपर शासन किया जा सकता है, और यही एक तर्कसंगत आधार है। तर्कसंगत और वैध मतलब वैधानिक, मतलब कानूनी रूप से उचित, यही एक आधार है जिसके हिसाब से कोई किसी के ऊपर शासन कर सकता है। अगर कोई अपनी सहमति नहीं देता है तो उसके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। शासकों की सहमति से ही जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है उनकी सहमति अवश्य होनी चाहिए। अगर उनकी सहमति नहीं है तो उनके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता, और उनकी सहमति है तो वो तर्कसंगत भी है और वो वैध भी है, ठीक है ना, कानूनी रूप से भी उचित है, वैधानिक रूप से भी उचित है। लाला लाजपत राय के अनुसार अंग्रेजों ने छल कपट, ठीक है ना, क्या छल कपट मतलब धोखाधड़ी से निर्लज कूटनीतिक युक्तियों का सहारा लेकर भारत पर क्या क्या प्रभुत्व स्थापित किया है, मतलब शासन किया है, ठीक है ना। इन्होंने फूट डालो शासन करो, तो किसी को लालच देके किसी के ऊपर बलपूर्वक इत्यादि तरीकों से क्या किया है, भारत के ऊपर शासन स्थापित किया है। अतः भारत को अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्हीं युक्तियों का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। मतलब आपको ऐसी युक्तियां लगानी होंगी जैसी अंग्रेजों ने आपके ऊपर लगाई हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सैन्य शक्ति के ऊपर जाओगे, ठीक है ना, आप सीधी लड़ाई करोगे, आप अगर अनुनयन या निवेदन करोगे, ठीक है, तो वो इस बात को कभी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और दूसरा, आप अत्यधिक शक्ति का भी अगर प्रयोग करोगे तो वो भी ठीक नहीं है, शक्ति का या आतंक का, क्योंकि ये भारत की परंपरा के विपरीत है, ठीक है ना। भारत में आतंक फैलाना, लड़ाई झगड़ा करना, ये भी ठीक नहीं है। तो लाला लाजपत राय का कहने का मतलब ये कि भाई आप निवेदन करोगे ये भी तो ठीक नहीं है, और आतंक का प्रयोग करोगे वो भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता इन्होंने वो दिया है, मान्यता दी है। अब ये उदार जो पंक्तियां हैं, मतलब उदारवादी जो नेता हैं, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, नौरोजी, उनके जो संवैधानिक संघर्ष के तरीकों को उपयुक्त नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये निवेदन करते हैं, ये अनुनयन करते हैं, ये सरकार से बातचीत के माध्यम से अपनी बातें पूरा करवाना चाहते हैं, और सरकार की न्याय प्रियता में ये विश्वास रखते हैं। तो और सरकार इनकी सुनती नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये भी ठीक नहीं है, और दूसरा जो तरीका सिर्फ आतंकवाद का प्रयोग करो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भारत की मूल परंपरा के विपरीत है, ठीक है ना। तो ये बहिष्कार हो गया, विदेशी, ये फिर ये किन चीज़ों पे जोर देते हैं, ये कहते हैं स्वदेशी की बात करते हैं, मतलब अपनी देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करो, बाहर की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग मत करो, ठीक है ना। ये हड़ताल का समर्थन करते हैं, ये बहिष्कार का समर्थन करते हैं, ठीक है ना। ये स्वदेशी शिक्षा का समर्थन करते हैं। तो इस तरह की टेक्निक्स ये यूज करते हैं, ठीक है ना, कि ताकि ये नीरा आतंकवाद का भी प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
लाजपत राय का कहना था कि भारत आज आज का भारत राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से समर्थ है और तैयार है। राष्ट्रवाद शहीदों के रक्त से पुष्ट होता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर राष्ट्रवाद के लिए आपको अपना बलिदान देना पड़ेगा, ठीक है। शहीदों के रक्त से पुष्ट होगा। अत्याचार और दमन उसे और भी उत्तेजित कर देंगे। अब यह है कि भाई हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं और बदले उसके अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार जितना अत्याचार करेगी, जितना दमन करेगी, जितना हमें नुकसान पहुंचाएगी, जितना हमारे ऊपर अत्याचार करेगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि राष्ट्रवाद का जो है ना वो और ज़्यादा बुलंद होता जाएगा, और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जो गतिविधियाँ होंगी देशभक्ति से संबंधित गतिविधियाँ वो बढ़ती जाएंगी। सच्ची बात है कि अंग्रेज तानाशाहों ने ही भारतीय राजनीति में आतंक और प्रतिहिंसा की गतिविधियों को जन्म दिया है। अब ये जो तानाशाह है, ब्रिटिश अंग्रेज हैं, इन्होंने जो आतंक फैलाया है ना, जो शोषण का चक्र चलाया, जो अत्याचार किया, उसी के प्रतिरूप प्रतिहिंसा की गतिविधियों ने जन्म लिया। अब आप भाई किसी पे एक के कब तक अत्याचार करेंगे? जितना ज़्यादा अत्याचार करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सामने वाला आपके खिलाफ हथियार उठा लेगा, ठीक है ना। फिर वो हिंसा करने पे आएगा, फिर कहेगा कि ठीक है यार, भूखे मरने से बढ़िया है कि मैं इनसे अंग्रेजों से लड़ते हुए मर जाऊं, है ना। तो कम से कम अगर मैं उससे लड़ते हुए मरूं, भूखे मरने से तो बढ़िया है कि मैं अंग्रेजों से लड़ता हुआ मर जाऊं। हो सकता है कि मेरी आने वाली पुश्तें जो है, नस्लें हैं, या मेरा परिवार है, उसको कुछ मिल जाए। दादा भाई नौरोजी की तरह लाला लाजपत राय ने भारत के असीम आर्थिक दोहन, ठीक है ना, जो आर्थिक दोहन वाला चक्र है ना, निकासी का सिद्धांत है ना, उसका सजीव चित्र प्रस्तुत किया करते हुए स्पष्ट किया है कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत के व्यापारियों, कृषकों और श्रमिकों को विदेशी साम्राज्य के सिकंदे में जकड़ लिया है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया कि भाई किस तरह से हमारे यहाँ के उद्योग धंधे और व्यापार चौपट कर दिए अंग्रेजों ने, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे एक अलग व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसको चौपट कर दिया। किस तरह से हमारे यहाँ के आर्थिक संसाधनों का शोषण किया और निर्मित हुई चीज़ों को हमारे यहाँ पे भारत में ही बेचा। हमसे ज़बरदस्ती वो चीज़ें पैदा करवाई गई जो हमारे लिए उपयोगी नहीं थी। तो अंग्रेजों ने अपने उपयोग की चीज़ें पैदा करवाई और उस कच्चे माल से बना हुआ सामान हमको ही महंगी कीमत पे बेचा। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमारा आर्थिक निकासी का सिद्धांत लागू किया उन्होंने। और इससे क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों ने हमें बिल्कुल वो कर दिया, गरीब कर दिया, हमारे संसाधनों को का बहुत ज़्यादा दोहन किया। और अंग्रेजों ने, सरकारों ने अपनी खर्चों पे और अपनी सेनाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए क्या किया कि भारत के संसाधनों का बेरहमी से दोहन किया। भाई अंग्रेज यहाँ आते थे, वो अयासी हो गया, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, सारे खर्च किस पे, हमारे ऊपर लाद दिए, भारतीयों के ऊपर लाद दिए। अर्थात भारत के संसाधनों से उन्होंने उसकी पूर्ति की। लाजपत राय का मत था कि स्वशासन या स्वदेशी शासन ही भारत की राजनीतिक उद्धार का एकमात्र, अब अगर भारत का राजनीतिक उद्धार करना है तो स्वशासन या स्वदेशी ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं कि भाई हम अपनी बनी हुई चीज़ें यूज करें, अपनी शिक्षा प्रणाली, अपने संस्थान चालू करें। लाजपत ने कहा कि भारत को ब्रिटिश प्रभुत्व का अंत करके अपना संसदीय शासन स्थापित करना चाहिए, मतलब अपना संसदीय शासन स्थापित करना चाहिए। भारत को स्वराज प्राप्त करने और अपनी लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित करने के बाद देश के जन साधारण के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। अब स्वशासन प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें शिक्षा पे कार्य करना है, सामाजिक स्थिति को सुधारना है और आर्थिक उन्नति पे ध्यान देना है। तो तीनों तरह की बात की इन्होंने, ठीक है। सामाजिक स्थिति मतलब कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं, परंपराएं हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, उनको समाप्त करना है। स्वराज से हमें देश को विदेशी शोषण और दमन से बचा सकते हैं। अब हम अगर स्वराज को अपना लें तो हम विदेशी शोषण से और दमन से बच जाएंगे। परंतु यदि हम सामाजिक न्याय की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो देश के पद दलित वर्गों के आक्रोश से नहीं बच सकते। अब कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय की स्थापना करना भी बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि भाई समाज में सबको समान समझा जाए, कोई ऊंच नीच की हायरार्की ना हो, है ना। जिस तरह से ब्राह्मणवाद दलितों के ऊपर हावी था, उनके संग बहुत गिरा हुआ व्यवहार किया जाता था, उनको हाशिए पे रखा जाता था, महिलाओं की स्थिति खराब थी, तो वो उनको भी सामाजिक न्याय
और समाज की मुख्य धारा से जुड़ना आवश्यक था। अन्यथा आप आज स्वतंत्रता तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन जो ये दलित लोग हैं ना, वो फिर आक्रोशित हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके संग भी तो अत्याचार हो रहा है, उनके संग भी तो अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो आप उनके संग अगर अमानवीय व्यवहार करते रहेंगे तो फिर वो क्या करेंगे कि वो आक्रोश में आ जाएंगे और फिर वो क्रांति कर देंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा इन्होंने राजपथ ने कहा। अब देशभक्ति और स्वदेशी या स्वशासन के बारे में इनके क्या विचार हैं, ठीक है ना। स्वशासन एक बार हम वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लाजपत राय के अनुसार सच्ची देशभक्ति यह मांग करती है कि व्यक्ति समाज के व्यापक हित में निजी हित का बलिदान कर दे। मतलब भाई जो समाज के हित है ना, उसमें व्यक्ति अपना निजी हित बलिदान कर दे। निजी हित क्या होता है? अत्यधिक लाभ कमाना, अपनी रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना, अपने आप को सिर्फ मेरे को ही अवसर मिले, है ना, मेरे को पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो ये क्या होता है, ये निजी हित होते हैं। लेकिन सच्ची देशभक्ति तो ये है कि भाई आप समाज के हित में अपने हित बलिदान कर दो, ठीक है। समाज का हित क्या होगा कि भाई आप स्वार्थी ना बनो, आप लालची ना बनो, आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, है, समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं उनके बारे में भी सोचो। तो ये क्या होता है कि सामाजिक हित होता है। तो आपको क्या करना है कि आप अपने निजी हित को त्याग देना है, उसका बलिदान कर देना है और समाज के हित में सोचना है कि भाई समाज के लिए क्या लाभदायक है। देशभक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना करती है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि आपको राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाना है। आपको अपना इंडिविजुअल गुड्स छोड़ के क्या करना है, इंटरेस्ट छोड़ के आपको सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचना है ना। इंडिविजुअल हित क्या होता है कि हम सोचते हैं छोड़ो यार, हमें क्या जरूरत है, भ्रष्टाचार फैल रहा है तो कोई और सोचेगा, जिसको नुकसान हो रहा है वो सोचेगा, हमें क्या है ना। तो ये इंडिविजुअल होता है। लेकिन जब हम देश के बारे में सोचते हैं तो ठीक है यार, हम सब लोग मिलके क्या करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम सरकार की आलोचना करते हैं, हम न्यायालय से डिमांड करते हैं, है ना। तो सरकार पे, गवर्नमेंट पे दबाव बनाते हैं और अपने मत का उचित प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने अन्ना हजारे के टाइम में किया था। लेकिन अन्ना हजारे के बाद तो फिर आराम से सब लोग शांति मार के बैठ गए हैं, सो गए हैं। अब क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, किसी के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। क्योंकि हम लोग अपने निजी हित के ऊपर बल दे रहे हैं, हम राष्ट्र हित के ऊपर बल नहीं दे रहे हैं। एक बार हम निकल के आए थे अन्ना हजारे के आंदोलन में, जब हमने राष्ट्र हित की बात की थी, हमने समाज के हित की बात की थी। उसके बाद से हम क्या आ गए हैं, अपने निजी हित पे आ गए हैं, हम कि हमारा निजी हित प्रमुख हो गया है, ठीक है। ये राजभक्ति से अलग है, ठीक है ना। राजभक्ति का मतलब क्या होता है भाई, आप किसी सरकार की भक्ति कर रहे हो, वो राजभक्ति हो गया, है ना, राज्य के भक्त हो गया आप। लेकिन नहीं, राष्ट्र का स्थान राज्य से ऊंचा होता है, क्योंकि राष्ट्र ही राज्य की प्रणाली को निर्धारित करता है, ठीक है ना। एक राष्ट्रवाद होता है, वो एक राज्य की प्रणाली को निर्धारित करता है कि राज्य की कार्य प्रणाली क्या होगी, सोचने समझने का तरीका क्या होगा, वो सब कुछ राष्ट्र निर्धारित करता है। जरूरत पड़ने में उनमें उपयुक्त परिवर्तन का निर्णय करता है कि एक राष्ट्र किससे बनता है, हम लोग इंडिविजुअल लोगों की जो सोच है उससे, वो जब एक साथ इकट्ठा होती है तो राष्ट्र का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अब आज़ादी से पहले राष्ट्रवाद आ गया था, राष्ट्र भी आ गया था, लेकिन राज्य नहीं आया था। राज्य तो तब आएगा जब उसकी जो भू रेखा होगी वो निर्धारित होगी, है ना, उसकी क्षेत्रफल निर्धारित होगा, तभी तो आएगा, है ना। एक राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं, एक निश्चित भूभाग, उसमें रहने वाले लोग, सरकार और संप्रभुता, ये चार चीजें होती हैं, तब एक राज्य का निर्माण हो जाता है। लेकिन राष्ट्र के लिए तो भू क्षेत्रफल आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्र तो अब विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं, वो भारत के प्रति जो अपने विश्वास रखते हैं, भारत के प्रति जो अपनी निष्ठा रखते हैं, जो देशभक्ति रखते हैं, तो वही तो राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्र के लिए एक राज्य की सीमा वो आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। एक राष्ट्र राज्य को निर्धारित करेगा, उसकी कार्य प्रणाली को निर्धारित करेगा कि भाई ये राज्य जो है ये किस तरह का होगा, क्या ये लोकतांत्रिक होगा, क्या ये समाजवादी राज्य होगा, कैसा होगा, वो एक राष्ट्र निर्धारित करेगा। और राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है, चेतना होती है, हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, एक भाव होता है, ठीक है ना।
तो ये कहते हैं जीवन के सभी पक्ष स्वदेशी की भावना से अनुप्रेरित होने चाहिए, मतलब हमारा अपना देश, हमारा अपना शासन, ठीक है, हमारा अपना वो ठीक है ना, संविधान, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। लाजपत राय के अनुसार स्वदेशी से तात्पर्य केवल अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा पर बल और संरक्षण, विदेशी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों और आदेशों का पालन न करना और उसका विरोध करना है। अब ये कहते हैं कि स्वदेशी का तात्पर्य कि भाई हम क्या करें कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों को का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, है ना। हमारे देश हम अगर कोई चीज़ अपने ही देश के बने हुए किसी लोग से लेंगे तो हमारा पैसा उसके पास जाएगा, तो उसकी स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई विदेश की बनी हुई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमारा पैसा विदेशों में जाता है, तो लाभ किसको मिलता है? विदेशों को मिलता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपने देश में ही बनी हुई चीज़ों को खरीदना है। तो इससे क्या होगा, हमारा पैसा हमारी किसी भाई के पास जाएगा और इससे क्या होगा, हमारा देश मजबूत होगा, वो भाई मजबूत होगा तो वो देश भी मजबूत होगा, वो हमारा देश भी मजबूत होगा। लेकिन हम जैसे ही बाहर की विदेशी चीज़ों को खरीदते हैं तो इससे लाभ किसको जाएगा? विदेशी आदमी को जाएगा, तो वो विदेश मजबूत होगा, है ना, ब्रिटेन मजबूत होगा, हम मजबूत नहीं होंगे, हम तो और कमज़ोर होते जाएंगे। हमारे जेब से तो पैसा निकल गया और उसके पास चला गया, ब्रिटेन के पास, है ना। तो इसी संदर्भ में कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है, कि हमें विदेशों की बनी हुई चीज़ नहीं खरीदनी है ब्रिटेन की। स्वदेशी शिक्षा पर बल, ठीक है ना। हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है, जो हमारे क्या बोलते हैं वेद पुराणों से निकल के आई है ना, तो हमें उसको वो करना है, हमें उसको पढ़ना है, उसको समझना है और उसका संरक्षण भी करना है, ठीक है। अब क्या करना है? विदेशी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों और आदेशों को हमें नहीं मानना है, ठीक है ना। हमें ऐसा कानून जो विदेशी कानून है और अन्यायपूर्ण कानून है, हम उसको नहीं मानेंगे और उसका पालन नहीं करेंगे, हम उनके न्यायालयों में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे, ठीक है जी। ये सब इन्होंने कहा है। लेकिन लाला लाजपत राय एक चीज और भी कहते हैं कि भाई हमें जो पश्चिम की अच्छी चीजें हैं, ठीक है, जिससे जो हमारे देश की प्रगति में सहायता करेगा, है ना, हमारे देश की प्रगति में, हमारे राष्ट्र की प्रगति में सहायता करेगा, हमें उसे अपनाना भी है, उसे सीखना भी है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। अब ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, चाहे वर्ग को लेके वर्ण विभाजन हो या स्त्रियों की दशा हो, उसको लेकर हमें ज़रूरत है कि हम पश्चिमी देशों से कुछ शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। अब तो बैलगाड़ी का ज़माना तो नहीं है, हमें ट्रेन से चलना है, हमें गाड़ियों से चलना है, तो बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी जो हम पश्चिमी सभ्यता से सीख सकते थे, ठीक है। तो हमें वो सारी हमें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सीखना है, जो हमारे देश की प्रगति में आवश्यक है। लाला लाजपत राय ने पूंजीवाद को दूषित, घृणित और अनैतिक और प्रणतोन्मुख बताते हुए लाला लाजपत ने तर्क दिया कि पूंजीवादी साम्राज्यवादी सत्य की तुलना में समाजवादी सत्य अधिक वर्णनीय, विश्वसनीय और मानवीय है। अभी कहते उस समय दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी साम्राज्यवादी थी और दूसरी थी समाजवादी। तो पूंजीवादी साम्राज्यवादी विचारधारा क्या थी? ये तो जो क्या होता है कि कहीं ना कहीं शोषण पर आधारित थी, ठीक है। एक पूंजीवादी राष्ट्र बाकी अन्य राष्ट्रों के ऊपर कब्जा कर लेता है और उनके संसाधनों का शोषण करता है, दोहन करता है। तो ये यही कहते हैं कि भाई पूंजीवाद की तुलना में समाजवादी ज़्यादा वर्णनीय है, मतलब धारण करने योग्य है, विश्वसनीय है और मानवीय है, ये ऐसा कहते हैं। लाला जी के अनुसार समाजवाद सामाजिक, आर्थिक विषमता पर प्रहार करके सामाजिक न्याय का संदेश देता है। तो एक समाजवादी ऐसी प्रणाली है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय विषमता को समाप्त करता है ना। तो इस वजह से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूंजीवाद की तुलना में। तो ऐसे विचार थे इनके। इतना ही था इस पे लाला लाजपत राय पे, जो उन्होंने अपने राजनीति से संबंधित विचार दिए हैं। तो अगर आप लोगों को ये विचार लाला लाजपत राय वाला टॉपिक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना सकूं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रोफेसर की क्लास 85। जय हिंद।